नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं तान्या और आज हम चर्चा करने वाले हैं 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। और ये सेशन उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर विद एनालिसिस से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को, जिसमें हम पढ़ेंगे 7 दिसंबर के करंट के अफेयर्स के बारे में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको जीएस से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो अपडेट्स मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज़ के साथ। फर्स्ट न्यूज़ ये है कि जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल एंड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल अमेंडमेंट बिल अभी पास किया गया है लोकसभा द्वारा। ठीक है, कल ही लोकसभा ने इसको पास किया है। ये जो दोनों बिल हैं ये काफ़ी समय से मतलब डिबेट में चल रहे थे और फाइनली कल 6 दिसंबर को इन दो बिलों को जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2023 एंड द रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 को पास किया गया है। ठीक है, इस बिल को पास करते टाइम अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा था कि इस बिल के थ्रू जितने भी रिफ्यूजी हैं जो जम्मू कश्मीर में हैं उन सभी को न्याय दिलवाया जाएगा। ये कर पहले ही देना चाहिए था, लेकिन अब 70 वर्ष के बाद उन सभी को रिप्रेजेंट करेगा ये बिल। ठीक है, किन किन को रिप्रेजेंट करेगा दिस बिल? ये जो जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल है, रिजर्वेशन बिल प्लस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 ये क्या करेगा? ये उन सबको रिप्रेजेंट करेगा। ये रिप्रेजेंट टू डिस्प्लेस्ड migrants ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्लस में शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये इन सब के न्याय के लिए काम करेगा। ये इन सब को एक पॉलिटिकल राइट दिलवाएगा। तो अमित शाह ने ये कहा था कि जो 70 वर्षों में इनको न्याय नहीं मिला है, जितने भी कश्मीरी पंडित थे, अगर उनको न्याय नहीं मिला है तो अब इन बिल के थ्रू उनको न्याय दिलवाया जाएगा, उनके पॉलिटिकल राइट्स के थ्रू काम किया जाएगा और इनकी आवाज़ को उठाया जाएगा इस बिल के थ्रू। इसीलिए बिल में काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई थी, काफ़ी अपोजिशन लीडर्स ने भी इसको काफ़ी अपोज किया था, बट फाइनली कल 6 दिसंबर को ये जो बिल है पास हो चुका है लोकसभा में। नेक्स्ट चलते हैं। गुजरात गरबा डिक्लेयर्ड इंटेंजिबल हेरिटेज बाय यूनेस्को एज अ 15th एंट्री। अभी हम देखेंगे कि गुजरात का जो गरबा डांस है उसको यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज साइट के अंदर अभी डाला गया है। ये एज अ 15th एंट्री है। उससे पहले इंडिया के जो 14 कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे वैदिक चैंटिंग और दुर्गा पूजा कोलकाता की, रामलीला, ये सब पहले से ही यूनेस्को की इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इनको डाला हुआ है। अभी जो गरबा है, गरबा क्या है? गरबा को 15th एंट्री, इंडिया से 15th नंबर की साइट है, इंडिया से 15th नंबर का है, 15th नंबर की ये है। ये एक डांस फॉर्म है गुजरात की। गरबा क्या है? गुजरात की डांस फॉर्म है। ठीक है, 15th नंबर की इसको डाला गया है यूनेस्को के थ्रू। ठीक है, और ये कब डाला गया था? ये अभी एक मीटिंग हुई थी, इंटर गवर्नमेंटल इंटेंगल कमेटी एक गठित हुई थी अभी 18th सेशन के थ्रू। बोट्सवाना में एक मीटिंग हुई थी बोट्सवाना के अंदर। बोट्सवाना के कहाँ पे हुई थी? कसाना में हुई थी। बोट्सवाना के 18th सेशन के अंदर गरबा को, जो गुजरात का गरबा है, उसको यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज साइट के अंदर डाला है। उससे पहले 14 एंट्री इंडिया से जा चुकी है, जिसमें रामलीला भी है, दुर्गा पूजा है कोलकाता की, और वैदिक चैंटिंग है,
ये सब कुछ इसमें डाला हुआ है। और अभी लास्ट फाइनली 2000 पता नहीं कब 14 में डाला था या 17 में डाला था, एक पंजाब का जो अनस्किल और क्राफ्ट वगैरह होता है उनको भी डाला हुआ है। तो गरबा क्या है, ये गुजरात का डांस फॉर्म है, 15 नंबर की एंट्री की गई है। अभी यूनेस्को क्या है, UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी जो फाउंडेशन थी वो कब हुई थी, इसकी फाउंडेशन 1945 के अंदर हुई थी यूनेस्को की। और इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर किधर है, इसका हेड क्वार्टर फ्रांस के अंदर है, फ्रांस पेरिस में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, तो गरबा में अभी थोड़ा सा गरबा के बारे में जान लेते हैं कि गरबा में जो मेनली इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वो एज अ सितार और ढोल एक यूज़ किए जाते हैं। और गरबा में गुजरात का ये एक फॉर्म है, ये नवरात्रि के दौरान इसको किया जाता है। ये एक डांस फॉर्म, नवरात्रि के दौरान इसको 9 के 9 दिन इसको रात को मनाया जाता है। इसमें जो वुमेन जो मेल्स की जो ड्रेसिंग होती है, मेल की जो ट्रेडिशनल ड्रेस उसे हम केडियू बोलते हैं, लेकिन जो फीमेल की ड्रेस होती है उसको हम चनिया चोली बोलते हैं। इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है। और अभी मॉडर्न जो गरबा है उसमें डांडिया रास काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, तो ये थी सेकेंड न्यूज़ हमारी। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड न्यूज़। उसमें क्या है, गवर्नमेंट काउंसिल वैग्यू इन एससी अबाउट guidelines on seizure of a personal electronic device for nearly 2 years by law enforcement agencies। देखिए ये न्यूज़ है क्या, ये काफ़ी पहले से न्यूज़, 2 साल पहले से न्यूज़ है, न्यूज़ में है ये चीज़, बट अभी इसका क्या रोल है, ये न्यूज़ 2 साल बाद वापस क्यों आई है, चलिए देखते हैं इसको। पहले क्या होता था कि जितने भी मीडिया कर्मी हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, उनको इन्वेस्टिगेट कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती थी, वो उनके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनको जब्त कर लेती थी ऐसे जांच करने के लिए। ठीक है, तो वो जो जब्त कर लेती थी उसके ऊपर एक PIL फाइल की गई थी 2 साल पहले, जिसको सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ये कहा था कि ऐसे अगर आप जब्त करोगे तो ये एक सीरियस इशू बन जाएगा इंडिया के अंदर, तो हमें इसको सही करना पड़ेगा, इस इश्यू से निपटना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से ये कहा था कि आप इसके लिए गाइडलाइंस बनाओ कि किन केसेस में हम जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जैसे मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और कैमरास वगैरह, उन सब को जांच के लिए ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी फिर कल 6 दिसंबर को गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए ये कहा है कि हमने जो PIL फाइल हुई थी 2 साल पहले, उसके ऊपर हमने एक कमेटी गठित कर दी है और वो अब फैसला लेगी कि कैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनको कैसे जब्त किया जाएगा, किस बिहाफ पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी न्यूज़। अब इसमें ये डाला गया है कि फर्स्ट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो गया, इसमें PIL, इसमें भी केस आता है PIL का। PIL है क्या, PIL हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट आपको एक बार मैं थोड़ा सा बता देती हूँ PIL होता क्या है। PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये फाइल की जाती है एक ग्रुप को या फिर किसी को राइट्स दिलवाने के लिए, उनको राइट दिलवाने के लिए फाइल की जाती है। ये कभी भी अपने पर्सनल एजेंडा के लिए फाइल नहीं की जाती। PIL अगर हमें फाइल करनी है तो जो बंदे अपने फंडामेंटल राइट्स तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जो अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं, तो उस केस में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ग्रुप एक PIL सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर फाइल कर सकता है, जिसके थ्रू उस पर सुनवाई की जाएगी। ठीक है, बट ये जो की जाएगी ये पर्सनल एजेंडा पे कभी भी नहीं की जाती। ये PIL कभी भी फाइल नहीं होगी कोई टीनेट्स के केस में, स्टेट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ ये चीज़ फाइल नहीं की जा सकती। PIL सिर्फ फाइल की जा सकती है या तो बॉन्डेड लेबर हो, या फिर हरेसमेंट हो वुमेन्स के खिलाफ, या फिर रेप वगैरह के चार्जेस हो, या फिर किसी के फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल पा रहे उसके लिए कोई चीज़ हो, तो वहाँ पे ये PIL फाइल की जाती है। तो ये थी हमारी थर्ड न्यूज़। अभी आगे देखते हैं कि कब तक कौन सी गाइडलाइंस डाली जाएगी, कमेटी क्या क्या गाइडलाइन बनाएगी, वो आगे आने वाली न्यूज़ में हम कवर करेंगे।
उसके बाद है टेलर स्विफ्ट इज नेम्ड टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर प्लस लियोन मेसी नेम्ड टाइम मैगजीन एथलीट्स ऑफ द ईयर। देखो टाइम मैगजीन, इसमें ये है लियोन मेसी को टाइम मैगजीन का एथलीट्स ऑफ द ईयर 2023 बनाया गया है। नेक्स्ट एक टेलर स्विफ्ट है जो कि एक सिंगर है, राइटर है, गाने लिखती हैं, ठीक है, उनको बनाया गया है टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर। अब इनको बना दिया तो टाइम मैगजीन है क्या? टाइम मैगजीन एक मैगजीन है। कहाँ की मैगजीन है ये? अमेरिका की मैगजीन है, अमेरिका की मैगजीन है ये ऑलमोस्ट 1923 के आसपास इसको पब्लिश करना शुरू किया गया था। मीन्स 1923 3 ऑफ मार्च 1923 के आसपास इसको पब्लिश किया था। फर्स्ट टाइम इसको हमने पब्लिश किया था न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हमने इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था। न्यूयॉर्क सिटी में हमने इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था 1923 के अंदर। अमेरिका की है और इसमें जो लैंग्वेज फॉलो की जाती है वो होती है इंग्लिश। और इसके जो को फाउंडर हैं, इसके को फाउंडर हेनरी ल्यूका है। हेनरी ल्यूका इसके को फाउंडर हैं। तो कुछ टाइम तक तो जो ये पब्लिश होती थी वो हेनरी ल्यूका के अंतर्गत उनके देख रेख में ही इसको पब्लिश किया जाता था। अब टाइम मैगजीन इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि टाइम मैगजीन ये एक तरह की मैगजीन है। इसका जो मोटिव है वो ये है कि हमारे जो भी कहानियाँ चल रही हैं हमारे आसपास, अगर वो हमारे सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं तो उनको पब्लिश करना, लोगों तक जागरूकता फैलाना, लोगों तक उस चीज़ की समझ फैलाना, वो काम है टाइम मैगजीन का। ठीक है, तो किसको बनाया गया है? टेलर स्विफ्ट को बनाया गया है टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर प्लस लियोन मैसी, इसको बनाया गया है लियोन मैसी, लियोनल मैसी है, इनको बेस्ट एथलीट ऑफ द पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन में बनाया गया है। अभी लियोन मैसी है कौन? जो लियोन मैसी है ये एक फुटबॉलर है, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड कप, मतलब पहली बार वर्ल्ड कप जितवाया है अर्जेंटीना को। 2022 में जो वर्ल्ड कप हुआ था फ्रांस को हरा के इन्होंने क्या करा है? अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप दिलाया है फर्स्ट टाइम 36 ईयर्स के अंदर पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। मेरी जो टाइम मैगजीन है वो वीकली पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को मनाया जाता है। मतलब आज 7 दिसंबर के दिन इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाएगा। और इसमें क्या होगा, जो थीम रखी गई है वो हमने रखी है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। ये हमने इसकी थीम रखी है। क्या थीम रखी है हमने इसकी? थीम हमने इसकी रखी है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एवियल डेवलपमेंट, एविएशन डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन था। ये 1944 के अंदर 1944 में इसका गठन हुआ था। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम ये है कि जितने भी सिक्योरिटीज़ हैं, जितने भी हमारे जो सिविल एविएशन है उनको प्रोसेस करना, उनको प्रोग्रेस दिलवाना, उनको एक ग्रोथ करना, उनके डेवलपमेंट में काम करना। इसीलिए हम इसको हर ईयर 7 दिसंबर को मनाते हैं। इसकी थीम क्या है? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डेथ एनिवर्सरी 6 दिसंबर पे ट्रिब्यूट टू हिम। अभी 6 दिसंबर को क्या हुआ? 6 दिसंबर को कल
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की को श्रद्धांजलि दी गई, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ये क्या है? ये हमारे फादर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। क्या है? फादर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। इन्होंने ही 32 नंबर आर्टिकल को, जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिलवाता है, 32 नंबर आर्टिकल, उन्हीं को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया था। ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर हैं। ये जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी, जो फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जो फर्स्ट काउंसिल थी, उसके ये क्या थे? लॉ मिनिस्टर बने थे। प्लस ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई गई थी? ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी हमारे संविधान को बनाने के लिए, कि कैसे हमारे संविधान को बनाना चाहिए, कैसे उसमें काम करना चाहिए। तो उसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही बनाया गया है। और ये एक काफ़ी अच्छे पॉलिटिकल लीडर भी माने जाते हैं, लॉ मिनिस्टर माने जाते हैं, कानून मंत्री माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ने का काम किया था। इन्होंने ये इक्वालिटी लेके आए थे। ठीक है। नेक्स्ट है कैप्टन गीतिका कौल, फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर एट सियाचिन। कि एक कैप्टन गीतिका कौल है, कैप्टन गीतिका कौल को क्या बनाया गया है? सियाचिन ग्लेशियर के अंदर पहली मेडिकल क्या बनी है? वो पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर बनी है। फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? गीतिका कौल। अब सियाचिन है कहाँ? ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये काराकोरम रेंज के अंदर है। ये ईस्ट ऑफ काराकोरम रेंज में है। और जो ये सियाचिन है, ये लद्दाख का पार्ट है। ठीक है, ये लद्दाख का पार्ट है, लद्दाख का पार्ट है। और ईस्ट ऑफ काराकोरम रेंज पे ये लोकेट है। सियाचिन जो ग्लेशियर है, सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है काराकोरम रेंज का। ठीक है। एंड द लास्ट वन न्यूज़ इज दैट कि जो इंडोनेशिया का माउंट मिसिसिपी, इंडोनेशिया का एक वोल्केनो है। इंडोनेशिया का वोल्केनो है कौन सा? मेरापी। मेरापी वो अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ है, फटा है। ठीक है। जो कहाँ पे है? साउथ ऑफ सूडान, साउथ ऑफ सुमात्रा के साउथ में पड़ता है। तो वो अभी फटा है, जिसमें काफ़ी लोगों की जाने गई हैं। तो वोल्केनो होता क्या है? वोल्केनो ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है, और यहाँ से ही लावा बाहर आता है। ठीक है। तो ये काफ़ी एक्टिव वोल्केनो है, जो वोल्केनो मेरापी है। कौन सा? मेरापी, MERAPI। जो मेरापी है, ये काफ़ी एक्टिव वोल्केनो है। ये है एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, ये एक्टिव वोल्केनो है। तो वोल्केनो अब देखो, जब फटता है तो क्या क्या चीज़ें वो रिलीज करता है। ये एक तरह का वोल्केनो है। जब ये फटेगा तो इसके यहाँ पे एक वेंट होता है। उस वेंट के थ्रू जो ऊपर होती है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो मेंटल होता है, मेंटल के अंदर एक पिघला हुआ लावा होता है। वो लावा इस वेंट के थ्रू क्या होता है? बाहर आता है एज अ फॉर्म ऑफ फाउंटेन। ठीक है, वो लावा बाहर आता है। जैसे ही वो लावा बाहर होता है तो प्लस में गैसेस भी निकलती हैं, गैसेस भी निकलेंगे इस लावा के फॉर्म में। प्लस में स्मोक निकलेगा। स्मोक मतलब एक धुएं का गुब्बार निकलता है, पूरा धुएं का गुब्बार निकलेगा, और गैसेस निकलेगी और लावा बाहर निकलेगा। ठीक है। और जो लावा बाहर निकलता है वो कुछ टाइम के बाद में कोल्ड हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, तो उसका क्या बन जाता है? पहाड़, रॉक्स, चट्टानें उसकी फॉर्म हो जाती हैं। तो इस तरह से जब जो मेंटल है, मेंटल वाला हिस्सा है, वो वेंट के थ्रू एकदम से बाहर आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वोल्केनो का फटना। तो ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है ये। ठीक है, इसकी जो लोकेशन है वो ये इंडोनेशिया में है, और ये साउथ ऑफ सुमात्रा के साउथ में पड़ता है। ठीक है। तो जब ये फटा था, इसमें काफी लोगों की जानें भी गई थी।
तो अभी जो वोल्केनोज होते हैं वो मेनली 2-3 टाइप के होते हैं। एक तो एक्टिव वोल्केनो, जो क्या है फ्यूचर में फटते भी रहते हैं और अभी फट भी रहे हैं और आगे फटे भी गए। नेक्स्ट होता है इनएक्टिव वोल्केनो, जो कभी भी मतलब चांस ही नहीं है, बिल्कुल साइलेंट वोल्केनो बोलते हैं उनको, बिल्कुल भी चांस भी नहीं है उनका फटने का कि वो कभी फ्यूचर में भी फटेंगे या पहले कभी फटे हो। एंड द थर्ड नंबर के ऐसे होते हैं जो अभी तक तो नहीं फटे हैं बट फ्यूचर में उनका चांस है कि वो फट सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारी टोटल न्यूज़ जो हमने कवर करी है। तो बाकी की जो कल की न्यूज़ है वो हम कल के सेशन में कवर करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।